अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कोलिजन थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। मतलब हम कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे कि किन कोलिजन से प्रोडक्ट बनता है और किन कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता। यानी अगर आप लोगों से कोई पूछे कि क्या हर एक कोलिजन से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, तो इस पे आप लोग जवाब तब तक नहीं दे सकते जब तक आप लोग का कंसेप्ट क्लियर ना हो इस पे। फिर हम ये पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को तेज़ बनाती हैं, मतलब जल्दी प्रोडक्ट बनता है। किन चीज़ों के इंक्रीज़ करने से जो है वो रेट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और लास्ट में हम इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे, जिसमें हम एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक वाले कंसेप्ट को समझेंगे, ट्रांजिशन स्टेट की बात करेंगे। सो ये लेक्चर एज अ होल आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है। सो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी रिएक्टेंट आपस में क्या करते हैं, रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। लेकिन ये रिएक्टेंट जो है ये प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होते हैं, ये रिएक्टेंट मस्ट आपस में क्या करेंगे, कोलाइड। मतलब रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं और इनकी कोलिजन से हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्ट की जो है वो फॉर्मेशन होती है। अब देखिए हमने अभी पढ़ा कि अगर कोई आप लोगों से पूछे कि क्या हर एक कोलिजन से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, तो आपका जवाब होगा नहीं। तो कोलिजन हमारे पास दो टाइप के आते हैं। एक को आप लोग क्या कहते हैं, इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन, और सेकंड टाइप ऑफ कोलिजन को हम नाम देते हैं इनइफेक्टिव कोलिजन, इनइफेक्टिव कोलिजन। अब देखिए इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या, वो कोलिजन जिससे हमारे पास फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट की। इन टाइप ऑफ कोलिजन को हम नाम देते हैं इफेक्टिव कोलिजन का, और इनइफेक्टिव कोलिजन वो कोलिजन होती है जिससे हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती। यानी कोलिजन विच काजेज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, कोलिजन विच काजेज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, इन टाइप ऑफ कोलिजन को हम किस चीज का नाम देंगे, इफेक्टिव कोलिजन का। और इनइफेक्टिव कोलिजन कौन सी होगी, दोज कोलिजन, दोज कोलिजन विच डू नॉट काजेज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि हर एक कोलिजन से जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती। ऐसी कोलिजन जिससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, इन कोलिजन को हम नाम देंगे इफेक्टिव कोलिजन का। और ऐसी कोलिजन जिनसे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती, इन कोलिजन को हम इफेक्टिव कोलिजन नहीं कहेंगे, बल्कि इन कोलिजन को हम क्या कहेंगे, इनइफेक्टिव कोलिजन कहेंगे। अब अगर आप लोगों से कोई पूछे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक कोलिजन को इफेक्टिव बनाती है और एक कोलिजन को इनइफेक्टिव बनाती है, मतलब व्हाट मेक द कोलिजन इफेक्टिव और इनइफेक्टिव, कौन सी चीज़ें कोलिजन को इफेक्टिव बनाती है और कौन सी चीज़ें इनइफेक्टिव। तो इसके लिए आप लोगों ने याद रखना है कि वो कोलिजन जो आप लोग के पास प्रॉपर ओरिएंटेशन में होगी, वो कोलिजन क्या कहलाएगी, इफेक्टिव कोलिजन। मीन्स ऐसी कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रॉपर डायरेक्शन में क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं। और दूसरी आप लोग के पास जो कंडीशन होती है इफेक्टिव कोलिजन के लिए, वो क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो मेरे कहने का मतलब क्या हो गया कि कौन सी चीज़ें एक कोलिजन को इफेक्टिव बनाती है। अगर आप लोग के पास ओरिएंटेशन प्रॉपर डायरेक्शन में है और रिएक्टेंट के पास एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है, तो इसको हम किस चीज़ का नाम देंगे कि ये कोलिजन इफेक्टिव होगी। मींस ये कोलिजन फॉर्मेशन करेगी प्रोडक्ट की। और अगर इनमें से एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड ना हो, मींस अगर आप लोग के पास प्रॉपर ओरिएंटेशन हो रही है लेकिन एनर्जी एक्टिवेशन से कम है, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है और आप लोग के पास ओरिएंटेशन प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं हो रही, तो इस केस में प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सो इट मीन्स कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आप लोग के पास प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ साथ क्या होनी चाहिए है, एक्टिवेशन एनर्जी भी होनी चाहिए।
अगर इन दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं होती तो प्रोडक्ट आप लोग के पास नहीं बनेगा। अच्छा, प्रॉपर ओरिएंटेशन का क्या मतलब? फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को एग्जांपल समझा देता हूं कि एक रिएक्टेंट है A और एक रिएक्टेंट है आप लोग के पास B। A और B आपस में रिएक्ट करते हैं, मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। किस तरीके से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे कि A और B मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे? करीब करीब आएंगे। जब A और B मॉलिक्यूल आपस में करीब करीब आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? कोलाइड हो जाएंगे। कोलिजन की वजह से आप लोग के पास क्या होगा कि जो A और A के दरमियान है ये बॉन्ड क्या होगा? टूटने लगेगा। B और B के दरमियान भी बॉन्ड क्या होगा? टूटने लगेगा। लेकिन A और B के दरमियान बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। तो इस स्टेट को फिर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि A और A के दरमियान हम डॉटेड लाइन ड्रा कर लेते हैं। A और B के दरमियान और B और B के दरमियान भी हम डॉटेड लाइन ड्रा करते हैं। तो ये डॉटेड लाइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करती है? डॉटेड लाइन ये रिप्रेजेंट करती है कि A और A के दरमियान बॉन्ड टूट रहा है, B और B के दरमियान बॉन्ड टूट रहा है, A और B के दरमियान क्या हो रहा है? बॉन्ड बन रहा है। और इस चीज़ को फिर हम नाम देते हैं किस चीज़ का? ट्रांजिशन स्टेट का, या इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का। अच्छा, अब ये हाईली अनस्टेबल होता है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है, और इसको जो है हम आइसोलेट भी नहीं कर सकते, कैन नॉट बी आइसोलेटेड। सो इट मीन्स कि ये जो ये क्या है? अनस्टेबल। इट मीन्स ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल है और ये शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है, तो हम इसको आइसोलेट नहीं कर सकते। ये डायरेक्टली जो है अब फॉर्मेशन होगी किस चीज़ की? प्रोडक्ट की। सो A और A का बॉन्ड टूट गया, B और B का बॉन्ड टूट गया, A और B के दरमियान क्या हो गया? बॉन्ड बन गया। इस कंडीशन में अगर मैं आप लोगों से कहूं कि प्रॉपर ओरिएंटेशन है लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब एनर्जी एक्टिवेशन से क्या है? कम है, तो प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेगा। एनर्जी एक्टिवेशन से ज़्यादा होनी चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये एक दो मॉलिक्यूल है, A और A मॉलिक्यूल, ये कोलाइड करना चाहते हैं B, मतलब दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट को हम नाम देते हैं A का और दूसरे रिएक्टेंट को हम नाम देते हैं B का। अब ये दोनों आपस में करीब आ रहे हैं, तो ये दोनों आपस में अब क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। कोलिजन की वजह से A और A, ये B और B, कोलिजन अब प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं है, जिसकी वजह से इस A और B के दरमियान तो बॉन्ड बनेगा, लेकिन A और A के दरमियान, B और B के दरमियान बॉन्ड नहीं टूटेगा, जिसकी वजह से आप लोग के पास क्या होगा? नो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। नो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इस केस में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी, चाहे आप लोग के पास एक्टिव एनर्जी क्या हो? एक्टिवेशन से ज़्यादा हो। तो देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी से एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन में ये रिएक्टेंट कोलाइड नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे इसको कि यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो प्रॉपर ओरिएंटेशन है, प्रॉपर ओरिएंटेशन की वजह से हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ से सीखने की चीज़ क्या है कि हर एक कोलिजन से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती। जिस कोलिजन से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव कोलिजन, और जिससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती इसको हम नाम देते हैं इनइफेक्टिव कोलिजन। अब कौन सी चीज़ें एक कोलिजन को इफेक्टिव और इनइफेक्टिव बनाती है, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। दूसरा पॉइंट ये याद रख लें कि जो कोलिजन है, कोलिजन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के? कोलिजन फ्रीक्वेंसी के। कोलिजन फ्रीक्वेंसी मींस कोलिजन पर यूनिट टाइम। जितना कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होंगी उतना आप लोग के पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज़्यादा। जितना कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कम होगा। सो इसके लिए रिलेशन होता है कि R दैट इज इक्वल टू F क्रॉस P क्रॉस Z। F क्रॉस P क्रॉस Z। F क्या रिप्रेजेंट करता है? मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी greater than activation energy,
ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी क्या होती है, ग्रेटर होती है किस चीज से, एक्टिवेशन एनर्जी से, ये F क्या रिप्रेजेंट करता है, उनके नंबर को रिप्रेजेंट करता है। P क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन या कोलिजन विच causes the formation of प्रोडक्ट। यानी ये P क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, जिसको हम किस चीज का नाम देते हैं, इफेक्टिव कोलिजन का। Z क्या रिप्रेजेंट करता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, Z रिप्रेजेंट कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सो इट मींस कि वो मॉलिक्यूल जो प्रॉपर, जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, अगर वो नंबर में ज्यादा हुए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन प्रॉपर डायरेक्शन में, जिसको हम इफेक्टिव कोलिजन कह रहे हैं, वो ज्यादा हुई तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा, जिसका मतलब ये होगा कि प्रोडक्ट जल्दी से बनेगा। अगर आप लोग के पास Z, जिसको हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, ज्यादा हुआ तो आप लोग के पास फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो जल्दी से होगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आप लोग के पास दो टाइप के ग्राफ आ जाते हैं। एक ग्राफ को फॉर एग्जांपल हम ये हमारे पास क्या है, ग्राफ है। इस साइड पे हम क्या लेते हैं, एनर्जी को ले लेते हैं, और इस साइड पे हम क्या लेते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, अच्छा, तो पहले टाइप का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ। इस टाइप ऑफ ग्राफ में आप सबको ये नज़र आ रहा है कि ये जो है हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट, और ये जो है हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। आई एम सॉरी, ये क्या हो गया, रिएक्टेंट, और ये क्या हो गया हमारे पास, प्रोडक्ट। अब आप सबको नज़र आ रहा है कि ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ में, प्रोडक्ट में। लेकिन इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले इस पहाड़ को जो है वो क्या करना होगा, इस बैरियर को क्या करना होगा, क्रॉस करना होगा। अगर रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी है कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर सकता है, सो रिएक्टेंट जो है वो आप लोग के पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर रिएक्टेंट के पास इस एनर्जी से कम एनर्जी है तो रिएक्टेंट यहाँ तक तो चला जाएगा, फॉर एग्जांपल इतनी एनर्जी है, यहाँ तक चला जाएगा, लेकिन यहाँ से फिर से क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। अब देखिए ये जो एनर्जी है इस रिएक्टेंट के लिए रिक्वायर्ड है कि ये क्या कर ले, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। इस एनर्जी को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, एक्टिवेशन एनर्जी का। यानी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू हैव, जो रिएक्टेंट के लिए क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। इस एनर्जी को हम नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का। अच्छा, यहाँ पे जो स्टेट होता है इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इस स्टेट को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, ट्रांजिशन स्टेट का, ट्रांजिशन स्टेट, या इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। अब चूंकि इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है और आप सबको ये पता है कि एनर्जी और स्टेबिलिटी में आप लोग के पास क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। जितना एनर्जी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम, जितना एनर्जी कम होगी उतना स्टेबिलिटी आप लोग के पास क्या होगी, ज़्यादा। तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, मींस ये आप लोग के पास क्या है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। दैट्स वाई, इसीलिए हम कहते हैं कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैन नॉट बी आइसोलेटेड। वाई? बिकॉज इट इज़ फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। वाई इट इज़ फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम? बिकॉज इट इज़ वेरी अनस्टेबल। वाई इट इज़ अनस्टेबल? बिकॉज इट्स एनर्जी इज़ वेरी ग्रेटर। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए, इसके बाद ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये ग्राफ एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए है या ग्राफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए है, तो आप लोगों ने देखना है इस केस में रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि डेल्टा H किसके बराबर होगा, सो डेल्टा H बराबर होगा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की एनर्जी आप लोग के पास क्या है, H, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल इसको मैं HP से लिखता हूं, माइनस आप लोग के पास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, मींस फाइनल माइनस इनिशियल। अब आप खुद देखिए कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट आप लोग के पास क्या है, कम है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट आप लोग के पास क्या है, ज़्यादा। सो कम से जब आप ज़्यादा को माइनस करेंगे सो आप लोग के पास क्या रिजल्ट आएगा, नेगेटिव। इट मींस दिस ग्राफ इज फॉर अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये ग्राफ आप लोग के पास किस चीज़ के लिए है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए है। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं
कि डेल्टा H जिन रिएक्शन के लिए नेगेटिव आता है वो रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं कि इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच वन इज मोर स्टेबल, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, या बोथ है सेम स्टेबिलिटी। नो याद रख ले कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। इट मीन्स कि जो प्रोडक्ट है वो आप लोग के पास क्या होता है, शाबाश, मोर स्टेबल होता है, और जो रिएक्टेंट है इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो ये आप लोग के पास क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, या इसको आप लोग प्रोडक्ट के मुकाबले में क्या कह सकते हैं, अनस्टेबल कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एनर्जी का गैप क्या है, इतना है, तो इस गैप को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, डेल्टा H का नाम देते हैं। अब अगर आप लोगों से कोई पूछे कि इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मुझे गौर सुने, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी जो है या ट्रांजिशन स्टेट की जो प्रॉपर्टी है वो रिएक्टेंट जैसी होगी या वो प्रोडक्ट जैसी होगी। तो आप लोग खुद देखें कि ये ट्रांजिशन स्टेट और ये रिएक्टेंट, इनमें एनर्जी का इतना गैप है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ट्रांजिशन स्टेट और प्रोडक्ट के दरमियान एनर्जी का इतना गैप, मीन्स प्रोडक्ट ट्रांजिशन स्टेट से क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है, रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट के क्या है, करीब। सो इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो आप लोग के पास प्रोडक्ट जो प्रॉपर्टीज होती है, स्ट्रक्चर ऑफ या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज लाइक रिएक्टेंट, ये किस जैसी होती है, रिएक्टेंट जैसी होती है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट में आप लोग के पास गैप क्या होता है, एनर्जी का गैप वो कम होता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट गौर से मुझे सुने, अगर ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में तो इस एनर्जी को हम नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का। फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम देता हूं EAF। EAF का मतलब क्या, एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये रिएक्शन बैकवर्ड में भी आ रहा है, फॉर एग्जांपल सपोज बैकवर्ड में नहीं आ रहा है क्योंकि प्रोडक्ट मोर स्टेबल है, लेकिन सपोज बैकवर्ड में भी आ रहा है, तो इसको हम नाम देंगे कि ये जो एनर्जी होगी इसको हम नाम देंगे एक्टिवेशन एनर्जी का। लेकिन याद रख ले कि इसको हम नाम देंगे एक्टिवेशन एनर्जी बी। एक्टिवेशन एनर्जी बी का मतलब क्या, एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर कोई आप लोगों से पूछे कि इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की ज़्यादा होती है या एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की ज़्यादा होती है, नो आप लोगों ने क्या जवाब देना है कि इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड है वो क्या है, कम, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, बैकवर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा। प्रोडक्ट देखिए स्टेबल था, इसी वजह से तो प्रोडक्ट को अगर आप लोग फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आप लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। 2-3 बातों का ख्याल रखना है कि इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, किस चीज़ से, रिएक्टेंट से। क्यों? एनर्जी क्या होगी, कम होती है। दूसरा पॉइंट, डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तीसरा पॉइंट, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड के दरमियान क्या रिलेशन होता है, वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। जो दूसरा हमारा ग्राफ होता है वो हमारे पास इस तरीके से आता है, ये फिर से हमारे पास क्या हो गई है, एनर्जी, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, दूसरा ग्राफ हमारे पास इस तरीके से आता है। तो अगर आप लोग देखिए ये क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट। अब इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतनी एनर्जी की क्या है, ज़रूरत है। तो इस एनर्जी को देखिए हम किस चीज़ का नाम देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देंगे। यानी ये रिएक्टेंट, इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसको हम नाम देंगे एक्टिवेशन एनर्जी का। और अगर आप लोग देखें तो ये प्रोडक्ट की एनर्जी और ये रिएक्टेंट की एनर्जी, इनमें जो गैप है इसको हम नाम देंगे किस चीज़ का, डेल्टा H का। अब फिर से यहाँ पे आप लोग के पास एक स्टेट बनेगी जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे, या इसको हम नाम देंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का। अब अगर आप लोगों से कोई पूछे कि इस केस में कौन सा आप लोग के पास मोर स्टेबल होता है, रिएक्टेंट मोर स्टेबल होता है या प्रोडक्ट मोर स्टेबल होता है, सो फिर से डेल्टा H दैट इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, कम। सो ज़्यादा माइनस कम से आप लोग के पास क्या वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू। इट मीन्स कि जब डेल्टा H हमारे पास पॉजिटिव आ गया, सो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमारे पास किस चीज़ के लिए हो गया है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। डेल्टा H पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है कि आप लोगों ने क्या करनी है, एनर्जी को सप्लाई करना है। अगर डेल्टा H नेगेटिव है तो इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ से रिलीज हो रही है। अच्छा, दूसरा पॉइंट कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड,
इसमें क्या रिलेशन होगा। तो आप लोग खुद देखें कि एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड क्या है, कम, और एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड क्या है, ज़्यादा। इससे एमसीक्यूज आते हैं कि अक्सर औकात पूछा जाता है कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड में क्या रिलेशन होता है। थर्ड, कि ट्रांजिशन स्टेट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो किस जैसी होंगी, प्रोडक्ट जैसी होगी या क्या होगी, रिएक्टेंट जैसी। तो याद रख लें कि प्रोडक्ट और ट्रांजिशन स्टेट में इतना गैप है, रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट में इतना गैप, मींस रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के दरमियान एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टीज है वो ट्रांजिशन स्टेट की किस जैसी होगी, प्रोडक्ट जैसी होगी, रिएक्टेंट जैसी क्या होगी, कम होगी। इस केस में एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर कोई आप लोगों से पूछे कि डेल्टा एच आप लोग के पास ज़्यादा होगा या एक्टिवेशन एनर्जी आप लोग के पास क्या होगी, ज़्यादा, तो इस पॉइंट को भी लिख लें कि इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी जो है फॉरवर्ड वो आप लोग के पास ग्रेटर होगी, किस चीज़ से, डेल्टा एच से। क्यों? क्योंकि डिफरेंस डेल्टा एच रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। एक्टिवेशन एनर्जी इतना और ये गैप इतना, तो इस पॉइंट को भी आप लोगों ने अपने साथ नोट रखना है। और साथ साथ हम कोलिजन के साथ जो टेम्परेचर का फैक्टर है उसको भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन चूंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है जिसको हम अर्हेनियस इक्वेशन के नाम से पढ़ चुके हैं, तो उसको हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ आई हुई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।